इसके बाद आ जाइए ऑर्डर 2 पे। ये सब प्री के क्वेश्चन है जितने मैं इधर लिखते जा रहा हूं भाई, ये ध्यान रखना। ऑर्डर 2 पे आ जाइए। ऑर्डर 2 में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए ऑर्डर 2 का पर्पस सब कल बताया था। फ्रेम ऑफ सूट है ऑर्डर 2, कहानी में आया था। कोर्ट का पर्पस क्या है, ऐसी फ्रेमिंग हो सूट की, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन हो कि जो जो कुछ आ सकता है उस मैटर से रिलेटेड सब यहीं डिसाइड हो जाए, ताकि फिर बाद में कोई और ना लाए। और इसीलिए ये कि भैया प्लेंटिफ जब प्लेंट फाइल कर रहा है, देखो जो जो रिलीफ मांगना है, जो क्लेम तू लेना चाहता है, जितना क्लेम लेना चाहता है, एक बार में आ जा, दूसरी बार आने नहीं देंगे। अगर मान लीजिए मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप टोटल क्लेम मुझसे मांग सकते हैं 2 लाख रुपए, लेकिन अभी आपने इनसफिशिएंट क्लेम के साथ अगर सूट फाइल किया 50,000 का, तो कोर्ट बोलेगा बेटा प्रॉपरली फ्रेम करके आओ, फिर तुम आओगे। या मान लीजिए कोई रिलीफ, एक रिलीफ आप मांग, 2 रिलीफ आप मांग सकते थे, 3 रिलीफ आप मांग सकते थे मेरे अगेंस्ट, लेकिन आपने क्लेम किया सिर्फ एक रिलीफ, वो भी प्रॉपरली फ्रेम्ड सूट नहीं है, उसके लिए ऑर्डर कहता है फिर आप बाद में आओगे ना तो एंटरटेन नहीं करेंगे, बार हो जाएगा आपका सूट। जैसे समझिए इस बात को, मान लीजिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है आपके अगेंस्ट, अब आपके पास 2-3 रिलीफ हैं जो आप मुझसे मांग सकते हैं। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं, आप डैमेजेस भी मांग सकते हैं उस केस में मुझसे। कहीं पे आप किसी से पोजेशन मांग रहे हैं तो आप पोजेशन भी मांग सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कमाई हुई है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी मांग सकते हैं। 2-3 तरीके के रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ही किया। तो अब अगर आप सब्सिक्वेंट सूट लेके आएंगे दूसरे रिलीफ के लिए सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, तो कोर्ट वो एंटरटेन नहीं करेगा और भगा देगा। ये पूरा सार इसमें दिया है। देखिए जरा रूल 1 इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ सूट कैसे फ्रेम करना है। एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। सूट जो फ्रेमिंग होगी कैसी होगी कि जो जजमेंट आए वो फाइनल आ जाए और कोई फर्दर लिटिगेशन ना हो, इसके बाद कुछ और प्रोसीडिंग के लिए रह ना जाए, इस तरीके से सूट फ्रेम करना है। क्यों कर रहे हैं ये, सेम बात, कोर्ट के पास समय नहीं है। इसके बाद देखिए रूल 2, सूट टू इंक्लूड दी होल क्लेम। जितना क्लेम आप मांग सकते हैं उस सूट में पूरा ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया ना तो बाद में आपको दोबारा आने नहीं दिया जाएगा। देखिए एवरी सूट शैल इंक्लूड दी होल ऑफ द क्लेम व्हिच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, बट अ प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज चॉइस इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। उसको क्लेम पूरा करना है, जितना क्लेम वो ले सकता है पूरा क्लेम करना है, लेकिन कई बार खुद से प्लेंटिफ ये चाहे कि यार नहीं मेरे को थोड़ा सा क्लेम छोड़ देना है किसी पर्टिकुलर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में लाने के लिए, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कैसे कैसे डिसाइड होता है। एक होता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। अगर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो अलग अलग डिसाइडेड है कि कौन सा पर्टिकुलर सिविल कोर्ट कितने तक के मैटर सुनेगा। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सिविल कोर्ट है जो 2 लाख तक के मैटर सुन सकता है, अब आपके पास जो कॉज ऑफ एक्शन है उसमें आप 5 लाख रुपए क्लेम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि, या मान लीजिए आप 2.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर कोर्ट में ही अपना मामला फाइल करना था और उसके ज्यूरिसडिक्शन में लाना था, इसलिए आपने सिर्फ 2 लाख का क्लेम किया। ये आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर दोबारा मत आना 50,000 का लेके, ये आगे लिखा हुआ है। तो देखिए इसका सब रूल 2, रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, अंडरलाइन कर लीजिए, he shall not afterward sue in respect of the portion so omitted or relinquished। आप छोड़ तो सकते हैं क्लेम का पार्ट, आप भले कम क्लेम करिए ताकि आपका केस एक पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आए, लेकिन बेटा बाद में मत आना वो मांगने। अगर आप 2.5 लाख मांग सकते थे लेकिन आपने 2 लाख भी मांगा, तो 50,000 के लिए दोबारा आप सूट लेके मत आ जाना, वो सूट बार होगा बाय रूल 2। ऐसे ही डिफरेंट रिलीफ्स की कहानी। सब रूल 3 उसकी बात करता है, ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। आप बहुत सारे अलग अलग रिलीफ क्लेम कर सकते थे, लेकिन आपने कोई एक ही किया या 2 ही किए, तो बेटा बाकी के जो रिलीफ हैं उसके लिए अब आप दोबारा नहीं आ पाएंगे, दोबारा सूट फाइल आप नहीं कर पाएंगे, वो बार्ड होगा। इसमें भी लास्ट लाइन में लिखा है, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। अगर आपने पहले वो रिलीफ नहीं मांगे तो बाद में मत आइएगा। एक्सप्लेनेशन बताता है कि ऑब्लिगेशन और कोलेटरल सिक्योरिटी सेम कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा। ऑब्लिगेशन और कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे लोन लिया 50,000 रुपए और एक प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपने कुछ रखी है। अब अगर मैं क्लेम करना चाह रहा हूं वो डेट 50,000 का, तो मेरे पास एक कोलेटरल सिक्योरिटी वाला भी ऑप्शन है जो आपने एज अ सिक्योरिटी रखा है, मैं दोनों क्लेम कर लूं। ये जो आपने पैसे देने में ब्रीच किया है ये सेम कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा, दोनों चीज के रिस्पेक्ट में, उस ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में भी और कोलेटरल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में भी। मुझे अगर सूट फाइल करना है तो दोनों साथ में मांग लेना चाहिए मुझे, कोलेटरल सिक्योरिटी भी जो मुझे मिल सकती है वो भी मैं मांग लूं और पैसा भी मांग लूं, दोनों। क्योंकि अगर एक चीज मांगूंगा तो फिर दोबारा सूट फाइल नहीं कर पाऊंगा दूसरी चीज के लिए। ठीक, तो ये बेसिक सार क्या है इसका फ्रेम ऑफ सूट का, कि जितनी चीजें ऐड हो सकती हैं वो सब होना है। रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, रूल 1 पढ़ा जो कि फ्रेम ऑफ सूट बता रहा है,
और फ्रेम सिंपल है, ऐसा फ्रेम होना चाहिए कि सारा मैटर डिसाइड हो जाए। रूल 2 बार की बात करता है कि अगर मान लीजिए अगर आपने पूरा क्लेम नहीं किया, सारे रिलीफ नहीं मांगे, तो बाद में आप दोबारा क्लेम करने नहीं आएंगे। रूल 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। प्री में सीधे सीधे क्वेश्चन को पूछा जाता है, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन किधर दिया है सीपीसी में? जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जैसे आपने पिछले ऑर्डर में देखा जॉइंडर ऑफ पार्टीज, इधर पे बात करेंगे जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की। जैसे मान लीजिए आप हैं और मैं हूं, दो पार्टीज हैं, मुझे आपसे 50,000 रुपए लेने हैं क्योंकि आपने मुझसे उधार लिए थे 50,000, प्लस आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और आपने कहा था सर फीस बाद में दे देंगे। आपने ना मेरे वो 50,000 लौटाए जो उधार लिए थे, और ना आपने यहां पढ़ने की फीस पे करी। दो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन मेरे पास आपके अगेंस्ट हैं, इनको भी मैं क्लब कर सकता हूं एक सूट में। सेम पार्टी के अगेंस्ट में जितने चाहूं उतने कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन करा सकता हूं। अब देखिए डिटेलिंग तो इसमें बहुत है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में, कि जब अलग अलग पार्टीज हैं, दो प्लेंटिफ है, मल्टीपल प्लेंटिफ, मल्टीपल डिफेंडेंट, वो सब बहुत कहानी है, बट प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए जब पढ़ते हैं, फाउंडेशन बैच में जब इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सिर्फ ये समझाने में कि ये जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन अपने प्री के लिए रेलेवेंट नहीं है, हर चीज की डिटेल में अपन नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा समय का कंस्ट्रेंट है। जहां जितना जरूरी था, जो लिखा हुआ ऐसी चीज आ जाती है जिसको समझना जरूरी है, जैसे वो जॉइंटली और सेवरली और ऑल्टरनेटिवली, अब वो डायरेक्ट में है और वो समझ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक, तो यहां सिंपल आप रूल 3 में ये समझिए, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कि अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है एक पार्टी के पास दूसरी के अगेंस्ट, तो सबको ज्वाइन करके एक सूट फाइल किया जा सकता है। दैट इज रूल 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में सीधे ये क्वेश्चन आता है कि जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन किधर दिया है। इसके बाद 4 देखिए, 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने एक सूट फाइल किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, उसको रिकवर करने का अगर आपने सूट फाइल किया है, ध्यान से समझना, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, दूसरे कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शन है जो आप ज्वाइन करा सकते हैं, इसके बारे में है। सो यहां लिखा है नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंट विद अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। सिर्फ इन चीजों को ज्वाइन कर सकते हो आप। जब भी आप सूट फाइल करोगे फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ ये चीजें आप ऐड कर पाएंगे जो एबीसी में लिखी हैं। तो देखिए क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ए है क्लेम्स फॉर मीन प्रॉफिट और एरियर ऑफ रेंट। मीन प्रॉफिट क्या होता है? एडवर्स पोजीशन से कमाया हुआ पैसा। जैसे जबरदस्ती आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके उसको रेंट पे दे दिया किसी को, तो वो जो रेंट कमाया उस व्यक्ति ने एडवर्स पार्टी से, उसको कहते हैं मीन प्रॉफिट। और एरियर्स ऑफ रेंट तो आप समझते ही हैं कि जो भी रेंट का बकाया है वो। तो जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन का सूट फाइल करेंगे, ये आप ऐड कर सकते हैं साथ में, मीन प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट। इसके बाद बी लिखा है क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें आप इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्लेम कर ही रहे हैं, साथ में आपको डैमेज भी क्लेम करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का भी ब्रीच हुआ है। आपकी प्रॉपर्टी भी आपको वापस लेनी है और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो आपको डैमेज भी क्लेम करना है। तो ऐसे डैमेज को भी आप ऐड कर सकते हैं व्हाइल सूइंग फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी कहता है कोई और सेम कॉज ऑफ एक्शन से जो चीज अराइज हो रही है, कोई भी ऐसा रिलीफ जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रहा है दूसरा, अलॉन्ग विद रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, मीन प्रॉफिट, रेंट और डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज होने वाला कोई दूसरा रिलीफ, ये सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। इसका जो प्रोवाइजो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू prevent any party in suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgage property। अब देखिए हमने क्योंकि ये यहां पे पढ़ा है इस पर्टिकुलर रूल में कि सिर्फ ये चीजें ऐड होंगी जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन लेंगे। प्रोवाइजो आपको ये बता रहा है कि इन केस ऑफ फोरक्लोजर एंड रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन का सूट फाइल किया गया है या फोरक्लोजर का सूट फाइल किया गया है, तो इसके साथ आप पोजेशन मांग सकते हैं। इसको प्रिक्लूड नहीं करता ये सेक्शन उसको बार नहीं करता कि अगर आपने फोरक्लोजर का सूट फाइल किया है या रिडम्पशन का सूट फाइल किया है तो आप पोजेशन भी मांग सकते हैं प्रॉपर्टी की, ये कहता है आपका प्रोवाइजो, उसको वो बार नहीं करता। अब अगर आपको नहीं पता है कि रिडम्पशन और फोरक्लोजर क्या होता है, तो ब्रीफ में मैं आपको बता दूं। मॉर्टगेज अगर आप जानते हैं, देखिए सीपीसी अपन पढ़ रहे हैं, ये किसका प्रोसीजर है? सिविल लॉज का प्रोसीजर है, और प्रोसीजर के लिए सब्सटैंटिव पे थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एंड आई होप टीपीए में आपने ये पढ़ रखा है, रिडम्पशन और फोरक्लोजर। एक बार ब्रीफ में मैं आपको रिकॉल करा दूं, अगर जो लोग नए हैं जिन्होंने वो क्लासेस नहीं करी हैं। तो फोरक्लोजर बेसिकली होता है, एक होता है आपका मॉर्टगेजर, ए ने अपना घर बी के पास गिरवी रखा है और लोन लिया बी से लोन लिया है 50 लाख रुपए का, और घर गिरवी रखा है बी के पास। तो ए इज द मॉर्टगेजर, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पास रखी है वो मॉर्टगेजी। अब होगा क्या, अगर ए ने ये जो 50 लाख का लोन लिया है वो सक्सेसफुली वापस कर देगा बी को,
अगर ए ये लोन प्रॉपरली वापस कर देगा तो ए के पास ये अधिकार है कि वो अपना घर जो उसने गिरवी रखा वापस ले पाए। अपना जो गिरवी रखा घर है वो वापस लेने का अधिकार है ए के पास, अगर लोन का रिपेमेंट टाइम पे कर देगा। यस और नो, इसको कहते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन। मॉर्गेजर के पास अधिकार होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले मॉर्गेजी से, इसको कहते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन। और सिमिलरली बी का एक अधिकार है कि अगर टाइम पे पैसा नहीं मिल पाए, जो भी बात हुई थी पैसा नहीं मिल पाए, ऐसी सर्कमस्टांसेस का पैसा नहीं ही मिलेगा, इन दैट केस बी जाएगा सूट फाइल करने। और बी कौन सा सूट फाइल करेगा? मॉर्गेजी कौन सा सूट फाइल करेगा? वो करेगा फॉरक्लोजर का सूट फाइल। फॉरक्लोजर का मतलब होता है कि साहब इसका जो अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने का, अब उसको आप खत्म कर दीजिए। अब ये व्यक्ति इन फ्यूचर कभी अपनी प्रॉपर्टी रिडीम नहीं कर पाएगा। इस अधिकार को कहते हैं फॉरक्लोजर। ये किसका है? बी का। बी ये काम करवाएगा कि अब इन फ्यूचर आप कभी इसको क्लेम करने मत देना। ठीक, ये होता है रिडम्पशन फॉरक्लोजर। तो चाहे रिडम्पशन का सूट फाइल हो चाहे फॉरक्लोजर का, प्रॉपर्टी की पोजीशन साथ में मांगी जा सकती है, उसको ये रूल प्रिक्लूड नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक, तो ये हो गया आपका रूल 4, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है अलोंग विद दी प्रोवाइजो। इसके बाद सीधे मार्क करिए 6, रूल 6 आता है प्री में। रूल 6 है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। जो अपन ने जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात करी ना 3 में, तो ये बोलता है सेपरेट ट्रायल भी हो सकती है। अगर लगता है कोर्ट को कि इस जॉइंडर ऑफ चार्जेस की वजह से ट्रायल एम्बैरेस हो सकती है या डिले हो सकता है, इन दैट केस सेपरेट ट्रायल। जैसे प्लेंटिफ को ज्वाइन करने के बाद अगर कोर्ट को लगा कि डिले हो रहा है तो रूल 2 में सेपरेट ट्रायल हो सकती है, वैसे ही इसके लिए है 3 में और 6 में। ये रूल्स भी याद रखिएगा, जितने रूल मैं आपको मार्क करा रहा हूं, बता रहा हूं, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये खत्म हो गया आपका ऑर्डर 2।